So hello and welcome back students to AI Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th business study chapter number 2 principles of management जिसको हमने शुरू कर दिया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर और उस क्लास में हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसी क्लास के एंड स्क्रीन में वीडियो लगी हुई है जिसके अंदर आप डायरेक्टली गो थ्रू हो सकते हो और अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो क्योंकि उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने नोट्स के ऊपर ही वीडियो बनाई थी। सो आज की इस क्लास के अंदर हम शुरू करने वाले हैं कि जो हमें इस चैप्टर में दो साइंटिस्ट गिवन है उनमें से फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में हम समझेंगे जिनका नाम है एफ.डी. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसो टेलर। सो इन्होंने हमें क्या चीज प्रोवाइड करी जिससे हम अपने काम को एक इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं एंड एज वेल एज अपने ऑब्जेक्ट को और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से आपके क्या समझ में आ रहा है उसको छोड़िए, जो मैं बता रहा हूं उसको जानिए। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पुरानी चीजों को छोड़ो, नई चीजों को उठाओ, यानी कि पुरानी अप्रोचेस जो आप अपने काम के अंदर लगा रहे हैं, पुराने ट्रेडिशन लगा रहे हैं, पुराने मेथड्स लगा रहे हैं, उन सबको डिस्कार्ड कर दीजिए और न्यू अप्रोचेस लगाइए, सिस्टमैटिक तरीके से काम कीजिए जो कि आपकी ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करे। सो बेसिकली इनका सीधा साधा मतलब यही था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा उन्होंने ये कहा कि पुरानी अप्रोचेस को छोड़ दीजिए और नई अप्रोचेस को अपनाइए जिससे आपके काम में ग्रोथ होना शुरू हो जाए। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आर रेफर टू डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू मैनेजमेंट and adopting newer and more scientific approaches and improve work process and system. That's it. तो आपको होपफुली समझ में आई होगी साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि बेसिकली और भी ज्यादा सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी को आप अपनाइए और अपने वर्क प्रोसेस एंड सिस्टम को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाइए। ये इनका मोटिव था। सो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जानते हैं इस चैप्टर को और भी ब्रीफ एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ विद अपने नोट्स के साथ। आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट तो समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में और एक विद डेफिनेशन के साथ आपको सिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे एफ.डी. टेलर जी हैं उन्होंने हमें दो चीजें दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं एंड सेकंड वन इज उन्होंने हमें दिए हैं टेक्निक्स कि हम किस तरीके से अपने काम पे टेक्निक्स लगाकर और अपने काम को इजी बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो ये तो आपने बुक के अंदर ही बहुत सुना होगा, टीचर्स के मुंह पे ही बहुत सुना होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो बहुत इजी एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखी, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि साइंस इज द नॉट रूल ऑफ थंब। मीन साइंस इज मेथड्स आर बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वन बेस्ड वे rather than arbitrary rules and rule of thumb। यानी कि साइंस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम कोई अपने मन से चीज नहीं करते, एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होती है, सिस्टमैटिक एनालाइजिंग होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तब जाके कहीं पर हम अपने कोई प्रिंसिपल को डिजाइन कर पाते हैं। ये जो आप साइंटिस्ट देख रहे हैं ये ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं बन गए। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड वर्क है, यानी कि इसको वही क्रिएट कर सकता है जिसने उस प्रॉब्लम्स को फेस किया हो, जिसने प्रॉब्लम्स की डीप में जाके स्टडी करी हो, उसने देखा हो कि अगर हम गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो वो क्या वजह है हम नहीं कर पा रहे जो हमें नहीं दिख पा रहे। सो वो चीज जिसने पढ़ी है, वो एक्सपीरियंस जिसने गेन किया है, वो एनालाइजिंग जिसने करी है, वही जाके क्या करता है, प्रिंसिपल बनाता है। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है किसी ने अपने मन से कह दिया कि हमें आपस में एकता रखनी चाहिए, ये ऐसे ही नहीं है। जब हमारे बीच में एकता नहीं होगी तो बेसिकली हम किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए यूनिटी के ऊपर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकले जो कि सेकंड वाला है, अभी हम पढ़ेंगे। तो साइंस इज द नॉट रूल ऑफ थंब, मीन साइंटिफिक मेथड्स आर बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वन बेस्ड वे। मल्टीपल वेज को छोड़कर एक रास्ता चुनते हैं जिसके ऊपर हम अपने गोल अचीव होने तक काम करते हैं। ठीक है, रेदर देन, बल्कि किसके बल्कि में आर्बिट्री रूल्स एंड रूल ऑफ थंब, इसके बजाय हम ये सब काम करते हैं साइंस के अंदर। तो साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। अब देखो हम बात कर लेते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है यूनिटी। ये किसको प्रकाशित कर रहा है? यूनिटी को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एंड ओपन कम्युनिकेशन को। किसके बीच में? मैनेजमेंट के बीच में एंड वर्कर्स के बीच में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आखिर हम एकता क्यों दिखा रहे हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों कर रहे हैं? म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? ओपन कम्युनिकेशन का हम जरिया क्यों ले रहे हैं अपने काम करने में, मैनेजमेंट को और अपने वर्कर्स के बीच में? तो देखो स्टूडेंट्स, हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर
ग्लोबल लेवल, और सबसे आखिर में आता है क्या, प्लेटफॉर्म लेवल। तो बेसिकली मैंने आपको एक बहुत इफेक्टिव एग्जांपल दिया था। वो एग्जांपल क्या था कि मान लीजिए एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने आपके प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया कि हम आपके स्कूल के अंदर अप्रैल मंथ में आएंगे और बच्चों की फाइल चेक करेंगे। आप अपने हर एक क्लास के स्टूडेंट से क्या कर बनवा लीजिए, फाइल बनवा लीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आपके प्रिंसिपल सभी से कहने तो नहीं जाएंगे, आपके प्रिंसिपल्स आपके टीचर्स को बताएंगे, टीचर्स आपको बताएंगे। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एक्चुअल वर्क कौन करेगा, आप लोग करेंगे। तो वो जो वर्क आपने किया उसको प्रेजेंट कौन करेगा, उसको प्रिंसिपल प्रेजेंट करेगा। सो दैट्स इट। तो यहाँ पे आप ये जानो कि ये जो हमारा कंपनी होती है, इस कंपनी का जो मेन पिलर होता है वो वर्कर्स ही होते हैं। अगर आप खुद देखो कि वर्कर्स अगर काम नहीं करेंगे, एक क्वालिटी गुड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उस कंपनी की म्यूचुअल रिस्पेक्ट रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। क्योंकि उसका जो जानना, उसकी जो जान पहचान है किसी भी कंपनी की, वो उसके गुड्स के लिए होती है, उसकी सर्विसेज के लिए होती है कि वो किस तरीके से दो और से डिफरेंट है। तो अगर ये डिफरेंट चीज जो क्रिएट करते हैं ये वर्कर्स ही करते हैं, यानी कि ये एक्चुअल वर्कर्स, जो एक्चुअल वर्क जो काम परफॉर्म कर रहे हैं पूरी कंपनी वर्कर्स होते हैं, बट इनको मैनेजरियल मेंबर के अंदर भी काउंट नहीं किया जाता। होपफुली आपको पीछे की चीजें याद आती हो रही होंगी, ठीक है। तो देखो, द मैनेजमेंट एंड वर्कर बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। यानी ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है, हर जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है। जब वो चला जाएगा तो उसका इफेक्ट भी पड़ेगा कंपनी के ऊपर। तो इसलिए हमें सभी की इंपॉर्टेंस समझकर ही काम करना है और सभी को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने बीच में। तो ये तो थे दो चीजें, साइज नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़कर आए हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसके अंदर हमने देखा कि सभी की इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक म्यूचुअल सपोर्ट करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करके, यूनिटी रख के, और साथ में ओपन कम्युनिकेशन करके बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। सो बेसिकली जिससे हमें पता लग सके कि हर एक की जरूरत है, हर एक की इंपॉर्टेंस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सबको ये रियलाइज हो सके। तो इसी से मिलता जुलता हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी कि वहां पे हमने देखा इंपॉर्टेंस, महत्व, यहाँ पे हम देखेंगे जरूरत। यानी कि अगर आप देखो कि कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है उसमें जो भी लोग होते हैं, लाइक सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, या कोई भी मैनेजर हो गया, वो जब कभी कोई डिसीजन ले तो वो कलेक्टिवली ले, एक ग्रुप के साथ ले, एक टीम के साथ ले। इसका मतलब ये है कि वो अपने कंपनी लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, फॉरमैन हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, उन सभी को इकट्ठा करें, उनसे आइडियाज लें, जिससे उनके पास एक इनोवेटिव आइडियाज आएगी। यानी कि जब हमारा माइंड एक से ज्यादा आइडियाज को सुनता है तो वो अपने माइंड में खुद ब खुद एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करता है। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही तो होगा जब हम एक मीटिंग रखेंगे, सभी की जरूरत को समझेंगे और सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, रेफर टू म्यूचुअल सपोर्ट एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बिटवीन ग्रुप्स and teamwork. The management and the workers that both should realize that need each other. यानी कि अब हमने देखा महत्व, अब हम ये देखें कि हमें सभी की जरूरत भी है, हम ये भी रियलाइज करवाएं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बेसिकली मान लीजिए आप अपनी क्लास के मॉनिटर हैं और आप सारा काम करते हैं, लाइक फाइल्स लेके जाना, फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई बुक्स आई है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, और आपके टीचर आपकी इंपॉर्टेंस को ना समझे, आपको महत्व ही ना दे और आपकी काम की कोई इज्जत ही ना करे, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप आगे से किसी काम को करोगे भी नहीं, और करोगे तो अपना 100% नहीं दोगे। तो ये जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर ही बनाए गए हैं, इसलिए इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया। अभी हमने पढ़ा कि हमें सबको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी कि भाई तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिससे उसे लगे कि भाई हाँ यार मेरी भी बहुत इज्जत है, मेरी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं भी अपना 100% दूंगा, जिससे मेरी इंपॉर्टेंस और भी इंक्रीज हो। ये एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जब सबको सपोर्ट में लेकर, सबको कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग के साथ अपना काम करेंगे, एक टीम वर्क करेंगे, ग्रुप के साथ काम करेंगे, तो हर एक आदमी अपनी जरूरत को समझेगा कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे काम की इज्जत हो रही है, मेरी भी इज्जत हो रही है। सो बेसिकली मैं अपना 100% तो दूंगा ही दूंगा, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी में हूं, चाहे मैं डिपार्टमेंटल मैनेजर में हूं, चाहे मैं फॉरमैन में हूं, सुपरवाइजर में हूं, या किसी भी प्लेटफॉर्म एरिया के अंदर ही क्यों ना हो। जब मेरी काम की और मेरी इज्जत होगी, सो बेसिकली हम अपने काम को 100% जरूर देंगे। तो ये सब
सब चीजें ही हैं जिसको हमने डिजाइन करके अपने काम को करा है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सो इसका मतलब दो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन रेफर टू एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इन सपोर्टिंग द ग्रोथ, ट्रेनिंग फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड अदर बेनिफिट्स एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि देखो हमें हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं, जितने भी वर्कर्स आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो हमने सोचा, जो हमारे काम करने के तरीके हैं वो उन पे एकदम खरा उतरे, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई फ्रेशर आता है तो कोई पहले से एक्सपीरियंस बेस्ड आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही अटेंशन लगाएं। ये डेवलपमेंट जो होती है वो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए होती है, यानी कि इसकी डेफिनेशन थोड़ा और डीप जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन रेफर टू efficiency of employees and supporting the growth and training for increase for productivity and other benefits। यानी कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको साथ में एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि उनकी हमारी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्टिविटी, हमारे अदर बेनिफिट्स एक्सेट्रा बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई फ्रेशर बंदा है और उसको काम करने के तरीके इतने नहीं आते, तो अगर हम उसको पहले से सब चीजें सिखा देंगे तो जो वो वेस्टफुल एक्टिविटी करेगा वो नहीं करेगा, जो वेस्टफुल एक्टिविटी करेगा उससे हमारी वेस्टफुल मनी होगी वो भी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन से हमारी कंपनी बहुत इफेक्टिवली काम करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सेल इंक्रीज होती है, अदर बेनिफिट्स भी बहुत ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं अगर हम इन सभी सिद्धांतों का यूज करते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आए होंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑल प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे अपनी टेक्निक्स की तरफ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इन सभी चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा।